वेलकम बैक अनदर बायोलॉजी वन शॉट। आज के इस लेक्चर के अंदर में हम वापस से कंप्लीट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक और न्यू चैप्टर वन शॉट के अंदर में, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, बायोलॉजी क्लास 12 का चौथा चैप्टर होने वाला है, अध्याय 4 होने वाला है और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। एंड भाई ये जिस यूनिट में आता है ना, यूनिट नंबर 2, भाई सबसे ज़्यादा टफ यूनिट जिसे बोला जाता है 12वीं क्लास के बायोलॉजी में। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर। अगर इसे अच्छे से पढ़ा जाए ना, एकदम अच्छे से, सो आराम से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इतना अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, बट टफ भी बहुत ज़्यादा है, लंबा भी बहुत ज़्यादा है। सो क्या हम सारी चीज़ें यहाँ बस पढ़ने वाले हैं? तो हाँ भाई, सारी चीज़ तो हम कंप्लीट करेंगे, बट कुछ अलग तरीके से, ताकि सीजी बोर्ड में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी की माने तो भाई यहाँ बस इस चैप्टर में 8 टॉपिक दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना होगा। मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, साथ ही यहाँ पास उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकार। यहाँ पर इतने सारे टॉपिक हैं। तो क्या भाई ये सभी टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और क्या इनमें से क्वेश्चन बनेंगे हमारे सीजी बोर्ड में? तो मैं बार बार सीजी बोर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर सीजी बोर्ड के लिए है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर है ना, नीट और सीबीएसई, इनके लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। सीबीएसई के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। ठीक है, नीट में भी हर साल ग्रांटेड है कि भाई 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है इस चैप्टर से, और काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का क्वेश्चन आता है। मतलब बनाने में भाई साहब अलग ही लेवल का। ठीक है, मैंने भी इसके काफ़ी सारे पीआईक्यू सॉल्व किए थे नीट के, एंड मज़ेदार चैप्टर है। क्वेश्चन भी मज़ेदार आते हैं, बट बनने में प्रॉब्लम जाते हैं थोड़ा सा। क्या हमें पूरा का पूरा चैप्टर एकदम डीप में पढ़ना चाहिए? नहीं, हमें पूरा का पूरा चैप्टर डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीजी बोर्ड में इतना टफ नहीं पूछा जाता सीबीएसई के मुकाबले। अगर सीजी बोर्ड के इस चैप्टर की बात की जाए तो भाई साहब हमारा जो सीजी बोर्ड है ना, वो 20% भी टफ नहीं होगा सीबीएसई के मुकाबले। इस चैप्टर की बात करो, ठीक है, पूरा की बात नहीं करो, इस चैप्टर की बात करो और इस यूनिट की बात करो। इस यूनिट में पूरे के पूरे 3 चैप्टर आते हैं, तीनों ही चैप्टर थोड़े से टफ मारे जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम पहले ब्लूप्रिंट देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सीजी बोर्ड में आखिर ये इजी क्यों है। तो देखो, ब्लूप्रिंट में सेकंड यूनिट है वंशागतिकी तथा विकास। यहाँ पर जो यूनिट का नाम है, इसमें 3 चैप्टर है, चौथा, पांचवा, छठवां चैप्टर, जिसमें सबसे पहले जो आज हम कंप्लीट करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। देन अगला चैप्टर, उसके सिद्धांत के आधार पर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वंशागति के आणविक आधार हम पढ़ेंगे। और लास्ट इस यूनिट का है, वो है विकास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बाकी ये 2 चैप्टर है थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है। तो अगर आप बस ब्लूप्रिंट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई बहुत ज़्यादा इजी बना दिया हमारे सीजी बोर्ड ने। इसमें होता क्या है, देखो, चौथे चैप्टर में 7 मार्क्स का यहाँ पर आंसर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब भाई साहब यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने सारे टॉपिक जो है बांट दिए। सारे टॉपिक मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही बांट दिए हैं, और इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने उसे यहाँ पर जमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें ये फुल मार्क्स मिल सके। अब यहाँ पर टॉपिक देखोगे ना जब सीजी बोर्ड का, तो भाई ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो है लाइन से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना सीजी बोर्ड के अंदर में, इस चैप्टर में, तो बस मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लो, फुल मार्क्स मिलेंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम ओवरलोड, भाई मैं अलग ही लेवल में पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, मतलब पूरे अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो है काफ़ी सारे डेफिनेशन, परिभाषा आएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी निकालना है, कॉपी निकालने के बाद क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना है, और बार बार उसे लिख के याद करना है। इजी होने वाला है, बट थ्योरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि थ्योरी ही पूछा जाने वाला है इस चैप्टर से अधिकतर। ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखोगे भैया, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी बन जाएंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ उनसे, और कुछ क्वेश्चन जो है अलग पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अलग से ऑब्जेक्टिव वाला एक क्लास लाऊंगा सभी चैप्टर का, उसमें हम 1 नंबर की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद है 2 नंबर की बात की जाए, 2 नंबर के लिए भाई परिभाषा पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसकी परिभाषा आपको बोली जाएगी कि भैया इसे आप लोग ना क्या करो, बताओ कि इसका परिभाषा क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, क्या है वो। तो ऐसे हमें उससे परिभाषा बताना होगा। तो लगभग आपको यहाँ पर 10 से 12 परिभाषा जो है वो पढ़ने होंगे, तब जाके आप यहाँ पर 2 नंबर आराम से ले पाओगे। अभी 10 से 12 जो है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरे पढ़ने हैं, मतलब अभी तो आप पूरा पढ़ोगे, बट बोर्ड एग्जाम के टाइम में ना सभी के सभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो भाई पिछले साल आए हैं, उसे आप स्किप कर लेना। बट अभी तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पहले कंप्लीट करना होगा। ओके, देन यहाँ पर 3 नंबर, तो भाई साहब 3 नंबर के लिए ना यहाँ पर आएगा थोड़ा सा मैथ जैसा बोल दो, मतलब बायोलॉजी का ही है, लिंग निर्धारण वाला जो टॉपिक है उसमें हम वहाँ पर क्या करेंगे ना,
क्या कपल की हम शादी कराएंगे और देखेंगे उनके जो बच्चे हैं वो कैसे हो रहे हैं, लड़की हो रही है लड़का हो रहा है, कितने परसेंट लड़की है कितने परसेंट लड़का है। वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर 100% 3 नंबर पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। मतलब 3 नंबर भाई 1 मिनट में आप ले सकते हो, इतना ज़्यादा ईजी होता है। लिखना भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस डायग्राम बनाना होता है, एकदम सिंपल सा डायग्राम भी नहीं भाई, ओवल जो चार्ट होता है ना वैसे ही रूपरेखा टाइप, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो चलो हम बात करते हैं पहले 1 नंबर 2 नंबर की, लास्ट में हम 3 नंबर की बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विद्या के सिद्धांत। अब भाई यहाँ पास एक डाउट आता है कि ये वंशागति क्या है, ये वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि ये वंशागति क्या है। पूछा जाता है अगर वंशागति क्या होता है तो भाई आप बताना कि क्या होता है। कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से संतानों में जा रहे हैं, और ये जो क्रिया हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो इसकी जो संचरण है वो किस रूप में होती है, तो भाई युग्मक के रूप में होती है। किस रूप में, युग्मक के रूप में होती है। अब यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है, पिछले साल ही पूछा गया था हमारे टाइम में ही 2026 में, कि भाई यहाँ पर जो नर होगा और यहाँ पर जो मादा होगी उसे हम लोग कैसे डायग्राम से जो है बताएंगे कि उसका जो डायग्रामिक एक तरह से चिन्ह होता है वो क्या होगा। तो देखो अगर नर होता है तो भाई उसे हम लोग बॉक्स से, किससे, ऐसे, एक सेकेंड, उसे हम लोग वर्ग मतलब कि बॉक्स से यहाँ पर हम लोग बताएंगे। और जो यहाँ पर मेल होगी, मादा होगी, उसे हम लोग क्या आगे भैया, वर्ग से, ठीक है, मतलब वृत्त से यहाँ पर हम लोग दर्शाने, वो वर्ग है नहीं वृत्त। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या है, उनका चिन्ह जो है वो दर्शाते हैं। ये क्या है भैया, नर है और ये है मादा, ठीक है। तो इनका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है जो आपको याद रखना है, और एक बार और चेक कर लेना, कुछ और चिन्ह दिए होंगे तो वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर पूछे जाएंगे कि भाई जो नर होता है उसे हम लोग बॉक्स मतलब वर्ग से दर्शाते हैं, जो मादा होगा उसे वृत्त से दर्शाते हैं, वो चिन्ह होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, आनुवंशिक जो लक्षण है, मीन्स क्या हो रहा है, जो लक्षण हो रहे हैं वो क्या है भैया, माता पिता से संतानों में जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई हम अपने आप को ले लेते हैं, जब हम अपने आप को लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बायोलॉजी जो है फील करने वाला होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे जो माता पिता थे उनके लक्षण हमारे अंदर आए हैं। तो यहाँ पर जब आप चेक करोगे, मतलब फेस में आके देखो, क्या आपका पूरा फेस आपके माता पिता जैसे है, सेम टू सेम, नहीं सेम नहीं है। क्या आप कार्बन कॉपी नहीं हो, क्यों, क्यों यहाँ पास लक्षण तो आ रहे हैं ना, तो आप कार्बन कॉपी क्यों नहीं हो, क्योंकि भाई यहाँ पास पूरे के पूरे लक्षण नहीं आ रहे, बल्कि कुछ विविधता भी आ रही है, कुछ यहाँ पास क्या है, अलग चीज आ रही है, कुछ चेंज आ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो हमें अभी पढ़ना है विविधता क्या होता है। तो भैया विविधता क्या है, एक ही माता पिता के संतान अथवा एक ही जाति के, एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पास देखो वो क्या आ रहा है, यहाँ पास एक ही माता पिता के संतान तथा एक ही जाति के विभिन्न जीवों के बीच शारीरिक एवं आंशिक रूप से पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। मतलब कुछ चेंजेस, मतलब जो यहाँ पास गुण आ रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा कार्बन कॉपी है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ इसका जो बाल है वो इसकी मम्मी जैसा है, इसका नाक इसके पापा जैसा है, इसका आँख इसके जैसा है। तो ऐसे हम ना कुछ कुछ लक्षण बता सकते हैं या उसका स्वभाव बता सकते हैं कि यहाँ से वो मिला है। वैसे स्वभाव तो परिवेश से मिल जाता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, बट ये जो होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, हमारी जो संरचना वगैरह होती है। सो वो सभी जो है हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो कि क्या है, वंशागति के रूप में हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया आगे कुछ चीजें जैसे आनुवंशिकी, यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो आनुवंशिक आ रहा है भैया, क्या आनुवंशिकी आ रहा है। तो ये आनुवंशिकी क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब जेनेटिक्स क्या होता है। तो भाई देखो जब हम पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ये जीन्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, गुण वगैरह पढ़ाई करते हैं, माता पिता से भाई बच्चों में आ रहा है, इतने सारे गुण वगैरह आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों का जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वो जो पढ़ाई करते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके, आनुवंशिकी के अंदर में पढ़ते हैं। और ये बायोलॉजी का एक पार्ट होता है। क्या होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, वैसे ये भी एक पार्ट होता है। उसके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर दिल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो भैया यहाँ पास क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अगर आपको न्यूरॉन्स मतलब कि तंत्रिका के बारे में पढ़ना है तो न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पास क्या होते हैं, उसे बांटा गया, पार्ट में बांटा गया, किसके, बायोलॉजी को। वैसे ही यहाँ पर जेनेटिक्स को बांटा गया है, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंदर में हम क्या पढ़ते हैं, वंशागति के बारे में पढ़ते हैं, और विविधता जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब वही सारी चीजें, गुण जो है ट्रांसफर हो रहा है उनके बारे में हम यहाँ पास पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। वो यहाँ पर है, आनुवंशिकी का जनक मतलब कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो भैया उन्हें कहा जाता है, किन्हें, मेंडल को। किन्हें, मेंडल को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम यहाँ पास है ग्रेगर जॉन मेंडल जी, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी। आखिर भाई यहाँ पास इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इन्हें, जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई इन्होंने आखिर क्या किया था। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर है जीन, वो क्या है, जीन। जो मैंने बताया ना, गुण जो होते हैं वो यहाँ पर माता पिता से बच्चों में आते हैं, पर वो किस रूप में आते हैं, वो आते हैं जीन्स के रूप में, वो आते हैं जीन्स के रूप में। ये जो जीन है ना, वो एक तरह से इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है। किसकी इकाई है, वंशागति की इकाई होती है। क्या होती है, मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई होती है वंशागति की। ठीक है, सो यहाँ पर सब समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। आखिर भैया मेंडल जो है, उन्हें क्यों यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। चलो स्टोरी समझते हैं। भैया हमारे जो मेंडल जी थे, उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, मतलब कि 1822 में इनका क्या हुआ था भैया, जून था या जुलाई था, वो मुझे उतने कंफर्म नहीं पता है, बट 22 तारीख को हुए थे वो, शायद जून था यार। ठीक है, 22 जून को 1822 में यहाँ पर ये हुए थे। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने जब ग्रेजुएशन किया था, तो भाई इन्होंने ग्रेजुएशन किया था मैथ में। किसमें, मैथ में। ये गणितज्ञ थे। ठीक है, ये गणितज्ञ थे, बट फिर भी इन्हें बायोलॉजी में एक बहुत ही बड़े शाखा वंशागति जो है, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, मतलब इसके यहाँ पर पिता कहा जाता है। मतलब सोच रहा हूँ, जो मैथ वाला है वो बायोलॉजी में, मतलब क्या ही तो देख रहे हो, मतलब इसमें बहुत ज्यादा रोल है किनका, इनका। क्यों है भाई, मतलब ये मैथ वाले हो गया, बायोलॉजी में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण इन्हें इतना बड़ा यहाँ पर सम्मान दिया गया। हाँ, पुरस्कार भी दिया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। आखिर उन्होंने किया क्या था, तो देखो, ये जब लगभग 30 से 34 साल के थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना वंशागति के बारे में यहाँ पर पढ़ाई की थी और कुछ नियम जो है वो दिए थे। अब इनकी स्टोरी कमाल की है। ये क्या थे भैया, ये अपने गांव, मतलब जो शहर था इनका, ठीक है, वहाँ चर्च होता है, चर्च में ना ये पुजारी थे, मतलब पादरी थे। क्या थे, पादरी थे। और ये जो थे ना, ये ना एक तरह से डार्विन का नाम आप सभी ने सुना है, जो क्लास 10th में हमने पढ़ा होता है चैप्टर 1 में। सो उनके ना बहुत बड़े एक तरह से फैन थे, बहुत बड़े फैन थे। तो उनकी थ्योरी जब पढ़ते थे ना, तो उन्हें लगता था कि यार ये तो यार कमाल का चीज़ कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। और ये बोले कि यार मैं ना मतलब ढूंढूंगा कि आखिर ये जो लक्षण है, ठीक है, लक्षण है जो माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं, आखिर ये कैसे आते हैं और ये किस रूप में आते हैं, क्या है ये सारी चीज़ें। उस समय तो किसी को नहीं पता था। तो इन्होंने ना इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। और फिर क्या होता था, चर्च जो था ना, चर्च में एक गार्डन था जहाँ पर मटर के बहुत सारे पौधे लगे थे, मटर के पौधे लगे थे। वो वहां गए और वहां पर अध्ययन जो है स्टार्ट कर दिए मटर के पौधों में। अब मटर के पौधे में वो अध्ययन किए थे, कितने साल अध्ययन किए थे, तो वो पूरे 7 सालों तक अध्ययन किए थे। अब देखो 19वीं सदी की बात है, ये जब वही 30 से 34 या 35 साल के थे, मतलब 1856 का दौर था। और इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के जो पौधे हैं उसमें रिसर्च किया। क्या किया, रिसर्च किया। 7 वर्षों तक रिसर्च किया। और 7 वर्षों तक रिसर्च करने के बाद इन्होंने जो थ्योरी लिखी, वो थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, जो कि कोई नहीं समझ पा रहा था। और 2 साल बाद वो एक पत्रिका में क्या करते, पब्लिश करते। और पब्लिश करने के बाद भी मतलब ये फेमस नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, पहुंचे तो बहुत लोगों तक, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। कभी सुने ही नहीं था भाई ये सारी चीजें, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स क्या है। मतलब इन्होंने एकदम मैथमेटिक्स वाला ही दिया था। ठीक है, अपना जो सिद्धांत था मैथमेटिक्स, भाई गणितज्ञ थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे थ्योरी में देंगे, ये अलग ही, मतलब अलग भाषा में, अपने मतलब मैथ वाले लैंग्वेज में ही दिए थे सिद्धांत। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई ये क्या दे दिया है इसने, ऐसा कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो मतलब ये जो सिद्धांत था वो एकदम दब गया, मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे दब गया। फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद ना 3 साइंटिस्ट आते हैं, इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं और वो रिसर्च करते हैं। और जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब इन्होंने, मतलब ये जो मेंडल भाई साहब ने, ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने ये कमाल का सिद्धांत दिया है, इतना कमाल का सिद्धांत जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था अब तक। फिर वो तीनों लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझाते हैं कि इन्होंने जो बोला था वो भाई एकदम 100% सब बोला था, बहुत ही ज्यादा कमाल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और उसके बाद, तब तक तो मर चुके थे, ठीक है, ये मर चुके थे, इन्हें कोई नहीं जानता था उस टाइम में। बट वो 3 जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बताया कि कमाल का इन्वेंशन किया था, उन्होंने कमाल का सिद्धांत दिया था। उसके बाद इन्हें मरने के बाद इन्हें ना भैया प्राइज दिया गया, काफी ज्यादा प्राइज दिया गया, 2-3 प्राइज इन्होंने दिया गया था, वो नहीं पूछा जाएगा, बाकी प्राइज इन्हें दिया गया। तो भाई यहाँ पर ना सवाल ये आता है कि आखिर ये जो मेंडल भाई साहब थे, ये जो है मटर के पौधे पर ही रिसर्च क्यों किए थे, ये इंसानों पर भी तो कर सकते थे या किसी और भी पेड़ पौधे पर भी तो कर सकते थे, बट मटर का पौधा ही क्यों लिया। तो उसके यहाँ पास आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। तो 1-2 यहाँ पास आप पढ़ लेना, बाकी 4 चीजें हैं। सबसे पहला है भैया कम जीवन आयु, मतलब कम जीवन काल। जो मटर का पौधा है ना वो 1 वर्षीय का होता है।
क्या होता है, एक वर्षीय होता है, मतलब कि एक साल में वो पूरा मर जाता है, और उस एक वर्ष में ना उसके कई सारी पीढ़ियां आप देख सकते हैं, मतलब भैया उसके बेटे 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 के बेटे, ऐसा मतलब समझ रहे हो, उसके बहुत सारे पीढ़ी को हम लोग पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन्हें बोला भाई इतने कम साल में, मतलब एक साल के अंदर में इतने सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा रहा है, तो हम लोग इंसान को क्यों करें, इंसान का पता नहीं कब तक वो जिंदा रहेगा, 100 साल भी जिंदा रह सकता है, क्या पता उसके बाद भी वो जिंदा रहे, तो उनकी पीढ़ियों का अध्ययन करने में भाई वो तो मतलब 10 बार जन्म ले तब होता, ठीक है, 10 बार जन्म लेते तब वो अध्ययन कर पाते हैं किसी इंसान का। तो उन्होंने बोला कि मटर का पौधा इतना भाई मतलब कम आयु का है, तो हम इस पर ही अध्ययन करते हैं। फिर द्विलिंगी पुष्प की बात की जाए तो मटर का जो पौधा होता है द्विलिंगी होता है। अब इसके लिए यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प है, तो भाई अध्ययन करने में और भी ज्यादा आसानी होगी, और स्वपरागण जो है उसकी क्रिया भी आसानी से हो सकती है। फिर कृत्रिम पर परागण भी इसमें अच्छे से कराया जा सकता है, विपरीत लक्षण भी देखे जाते हैं और बहुत ही स्पष्ट रूप से लक्षण दिखते हैं। अगर भाई वो लंबा है तो लंबा दिखिएगा, बौना है, या वो जो है गोल है, झुर्रिया बीज है, कैसी बीज वगैरह है, वो सभी चीजें एकदम स्पष्ट दिखती है। तो उन्होंने बोला यार इतना कमाल कमाल का चीज जब मटन में ही मिल रहा है, तो हम किसी ह्यूमन पर क्यों रिसर्च करें, हम मटर के पौधे पर ही रिसर्च करेंगे। और उन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च स्टार्ट किया। 7 सालों तक बेचारे एकदम कड़ी मेहनत से रिसर्च किए, फिर भी उन्हें कोई नहीं जाना। बाद में फिर जानना स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने बोला, मतलब इनको बोला गया कि भाई अब ना इतना जो मेहनत किया था, तो भाई हम लोग ना तुम्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बना देते हैं, मतलब कि अनुवांशिक के पिता बना देते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किताब पाया, किसके, पिता का। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इनके, यहाँ पर एक सारणी दी गई है जो पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में, काफी ज्यादा सिंपल है। तो भाई सारणी में इन्होंने क्या बताया था, जब इन्होंने क्या किया था भैया, कुछ लक्षण लिए थे, क्या लिए थे, कुछ लक्षण लिए थे मटर के पौधे का, और उन्होंने देखा कि कुछ प्रभावी होते हैं, कुछ अप्रभावी होते हैं। आगे बताएंगे कि प्रभावी अप्रभावी क्या है, नाम से काफी लोग को पता चल चुका होगा। सो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, तने की ऊंचाई देखी, तो भाई कुछ में यहाँ पर लंबा मिला, कुछ में बौना मिला, जो फूल का रंग है वो बैगनी सफेद ऐसे मिलते गए, कुछ प्रभावी थे कुछ अप्रभावी थे। फूलों की स्थिति के बारे में देखा गया तो अक्षीय या फिर यहाँ पर अत्यंत थी। फली का आकार यहाँ पर फूला हुआ था, कुछ के सिके हुए थे। फली का रंग भी हरा पीला था। बीज का आकार जो है गोल था या जोड़िया था। बीज का रंग भी यहाँ पर पीला या हरा था। तो अलग अलग ऐसे चीजें देखने गई। उन्होंने बहुत सारे अनगिनत पेड़ों पर रिसर्च किया और बहुत ज्यादा अच्छा सिद्धांत उन्होंने दिया। 3 नियम इन्होंने दिए थे, 3 नियम। सबसे पहला नियम आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा नहीं कि पहला नियम बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा क्योंकि इसका लाइन से नहीं है नियम। आपको नाम से ही पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, 3 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका आप मतलब गारंटी ले लो मुझसे कि 3 नंबर में ये भी नहीं आएंगे, 3 नंबर में एकदम कमाल का क्वेश्चन आता है। तो ये सभी 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढक की प्रभाविता का नियम बताइए, तो भाई नोट करते जाना। ठीक है, नोट करते जाना, क्वेश्चन बनाना, मेंढक का प्रभाविता का नियम, टॉपिक बना दिया, क्वेश्चन बना दो, नीचे में यही छोटी छोटी चीजें लिखनी है, इतना लंबा नहीं लिखना है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, 2 नंबर में क्या ही लंबा लिखोगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखना है, वर्ड लिमिट भी ज्यादा नहीं होता है, 50 वर्ड में ही लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 के केवल एक ही जनक का लक्षण जो है प्रकट होता है। अब यहाँ पर होता क्या भैया, यहाँ पर संकरण कराया जाता है। संकरण का मतलब भैया एक तरह से दोनों का मिलान किया जाता है, दोनों का मिलान किया जाता है, मतलब दोनों में क्या किया जाता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। जब संकरण कराया जाता है, 2 पौधे, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या, एक लंबा पौधा जिसे हम लोग टी ले लेते हैं, उन्होंने मैथ वाला ही ऐसा लिया था, और एक हम बौना पौधा लेते हैं, स्मॉल टी, ये है बौना पौधा। ये है भैया लंबा जो मटर का पौधा है, और ये बौना मटर का पौधा है। दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लोग आएंगे संकरण। जब हम संकरण कराते हैं तो यहाँ का युग्मक निकलेगा। मैंने बोला था युग्मक के रूप में आगे बढ़ता है, तो इसमें का युग्मक टी होगा, इसमें का युग्मक भी टी होगा, और जब दोनों का हम यहाँ पर संकरण कराएंगे तो क्या होगा भैया, टी हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो टी मिला है, मतलब कि भैया ये लंबा है कि बौना है, ये लंबा है, ये लंबा है। तो यहाँ पर देखो ये जो लंबा है ना वो दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा जो मतलब जो बौना था वो यहाँ पर छुप चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रभावी होगा वो क्या होगा, वो कि लंबा होगा, जो अप्रभावी होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में, किसमें, प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण जो है प्रकट होता है, मतलब लंबे का यहाँ पर प्रकट हुआ है। अब जो छुप जाता है वो अप्रभावी होता है, जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, जो सामने रहता है वो होता है प्रभावी लक्षण। तो भैया यहाँ पर हमने बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें जो है समझ ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और भी कमाल की चीजें। अगला नियम देखते हैं जो कि है पृथक्करण का नियम। मेंढक के पृथक्करण के नियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, सो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जब प्रथम पीढ़ी के जो संकरण पादप में, ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी के संकरण पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो युग्मक बनते समय एलील एक दूसरे से पृथक होकर
अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, प्रत्येक युग्मक में किसी लक्षण का केवल एक ही एलील पहुंचता है। अब यहाँ पास आपको एलील समझ नहीं आ रहा होगा, भैया ये एलील क्या है। तो एलील क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एक ही जीन के विभिन्न रूप जो होते हैं उसे हम लोग एलील कहते हैं। मतलब एक जीन है जिसके विभिन्न रूप है, जैसे वो लंबा है, चौड़ा है, बौना है, ऐसा मतलब बहुत सारे हो रहे हैं ना, एक ही जीन है लेकिन उसके प्रकार कितने सारे हो रहे हैं, ठीक है, विभिन्न रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर लंबा और बौना जो है समान जीन के विभिन्न रूप है। वैसे यहाँ पर एलील है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रथम पीढ़ी में जब हम लोग स्वपरागण कराएंगे तो कराएंगे क्या होता है, युग्मक बनते समय क्या होता है, एलील जो है, ठीक है, एलील जो है एक दूसरे के पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मतलब वो अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, प्रत्येक युग्मक में किसी लक्षण का केवल एक ही एलील जो है पहुंचता है। वो था पृथक्करण का नियम, वो था पृथक्करण का नियम। अगला बढ़ते हैं, अगला जो नियम था वो क्या कहते हैं, और ये जो नियम है इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरह से युग्मकों की जांच की जा रही है, समझ सकते हो। तो यहाँ पर इन्हें युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कि लास्ट नियम था इस मेंडल जी का, तो वो था स्वतंत्र अवरोहण का नियम। वो क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो किसी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, इसलिए इसे स्वतंत्र अवरोहण का नियम कहा जाता है। सो इसमें क्या, आप बस वही सारी चीज आप लोग देख लीजिए, इसमें नहीं है कुछ। एक अक्षर का एल युग्मक बनाते समय दूसरे अक्षर के एल से स्वतंत्र रूप से पृथक एवं संयोजित होता है। तो एलील की ही बात हो रही है, मतलब अलग अलग क्या है, जीन के प्रकार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। स्वतंत्र अवरोहण का नियम से कहा जाता है। तो 3 नियम है, तीनों नियम में से कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ पर आपको अलग अलग सेट में पूछा जा सके। इसके अलावा ये बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स है, जैसे सम युग्मकी है, यहाँ पर विषम युग्मकी है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे 2 नंबर के लायक। तो हम चलो एक एक करके परिभाषा देखते हैं। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, मैंने बोला था कि थ्योरी जो है वो काफ़ी पूछा जाएगा हमें। तो थ्योरी में देखते हैं, सम युग्मकी क्या होता है, सम युग्मजी, ठीक है, सम युग्मजी। ओके, अब ये देखते हैं क्या है, जब किसी जीव में किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 एलील मतलब जिनके रूप जो है एक समान होते हैं, तो उस जीव के उस लक्षण के लिए हम सम युग्मजी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल से ये हो रहा है, जब किसी एक जीव जो है, कोई भी जीव ले लेते हैं, ठीक है, जब किसी जीव में विशेष लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, उसमें जो उनका जो विशेष लक्षण है उसे नियंत्रित करने के लिए हम 2 एलील लेते हैं। वो अगर समान होता है, एक समान होता है, दोनों एलील, ठीक है, एक समान होता है, तो उस जीव को उस लक्षण के लिए हम क्या कहते हैं, सम युग्मजी कहते हैं, सम युग्मजी कहते हैं। वही विषम युग्मजी क्या होगा, उसमें अलग अलग हो जाएगा, उसमें जो है अलग अलग हो जाएगा, मतलब कि वो एक समान नहीं होगा। जो एलील होगा ना, 2 एलील हम लेंगे, वो एक समान नहीं होंगे तो वो विषम युग्मजी होगा। अगर वो एक समान है तो सम युग्मजी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो है प्रभावी लक्षण। देखो हमने बताया था प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है। जो प्रथम पीढ़ी में छुप जाता है वो अप्रभावी, जो नहीं छुपता वो प्रभावी। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो भैया, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो इतना लंबा आपको परिभाषा लिखना होगा, क्या लिखना होगा, वह वंशागति लक्षण जो सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही स्थितियों में स्वयं को क्या कहते हैं, अभिव्यक्त कर पाता है, मतलब कि दिखा पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रथम पीढ़ी में यही लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ओके, सो ये हो गया प्रभावी लक्षण। अगला देखते हैं भैया हम अप्रभावी लक्षण, कि अप्रभावी लक्षण को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो वह आनुवंशिक लक्षण जो केवल समयोजी स्थिति में ही स्वयं को व्यक्त कर पाता है और विषमयोजी स्थिति में प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण छिप जाता है, अप्रभावी कहलाता है। इसमें हो क्या रहा है, जो प्रभावी है वो भैया अप्रभावी को छुपा दे रहा है, मतलब दबा दे रहा है, सामने आने नहीं दे रहा है। बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, थ्योरी ही है। बार बार लिख के अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप, इसके बाद अगला जो है, इसके बाद फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। तो ये जीनोटाइप क्या होता है, किसी जो कि आनुवंशिक या जीनी संरचना को उसका जीनोटाइप कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे शरीर के अंदर में जो आनुवंशिक और जीन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो जीनोटाइप के अंदर में पढ़ेंगे। फिनोटाइप क्या है, मेरी बाहरी त्वचा देख लो, मेरा जो स्वरूप देख लो, त्वचा देख लो, तो ये जो बाहरी स्वरूप है ना वो यहाँ पर एक तरह से फिनोटाइप में आता है, जीनोटाइप में अंदर का यहाँ पर आ जाता है। तो क्या हो रहा है, किसी जीव के आनुवंशिक एवं जीनी संरचना को उसका जीनोटाइप कहते हैं। यह जीव के माता पिता से प्राप्त जीवों का संयोजन होता है और परिवहन से प्रभावित नहीं होता। ये परिवहन से प्रभावित नहीं होता क्योंकि अंदर वाला पार्ट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है फिनोटाइप। किसी जीव के बाह्य लक्षण, रूप, रंग और शारीरिक संरचना को क्या है यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बाहर से दिखाया जाता है, फिनोटाइप कहलाता है। और ये जो है भैया वातावरण से जो है प्रभावित होता है। क्या होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। हो सकता है हमारा जो त्वचा है भैया पहले गोरा था बट अभी जो है काला हो गया है,
ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो रहा है। तो ये फिनोटाइप के अंदर में आता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप नाम से स्पष्ट है कि भैया जीनोटाइप मतलब जीन्स वगैरह अंदर के बारे में बात हो रही है। फिनोटाइप जो कि बाहरी स्वरूप वगैरह हो गया, त्वचा रंग वगैरह हो गया, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है भैया, हमने यहाँ पर और भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक वो भी 2 नंबर का ही होने वाला है, वो है भैया बैंक क्रॉस। ठीक है, बैंक क्रॉस। और हो सकता है कि 2027 में ये बिल्कुल भी ना पूछा है, क्योंकि 2026 में के लिए इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, और आई थिंक सेकंड बोर्ड जब में आया है क्या, नहीं मैंने चेक नहीं किया अच्छे से। ठीक है, सो हो सकता है, बट पढ़ना तो सभी को है भाई। ठीक है, पढ़ना तो सभी टॉपिक को है, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे कि ये नहीं आएगा, सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सो हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं। सो बैंक क्रॉस क्या होता है, तो जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकरण पौधे का संकरण, यहाँ पर संकर पौधे का संकरण कराते हैं, तो किसी भी जनक के साथ अगर हम करा देते हैं, मतलब वो प्रभावी हो या अप्रभावी। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से। प्रथम पीढ़ी में बात करते हैं किसकी भैया, प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं, F1 पीढ़ी की हम बात करते हैं। इसमें हम क्या करें, शंकर पौधा लिए। क्या लिए, शंकर पौधा लिए, जिसमें क्या हो रही है, मेल और फीमेल दोनों ही है शंकर पौधे में। ठीक है, अब हमने लिया, हम क्या करते हैं उसमें ना संकरण कराते हैं। किसके साथ भैया, हम उनके साथ कराते हैं, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी। हम कोई भी जनक ले लेते हैं, ठीक, कोई भी जनक ले लेते हैं। मतलब यहाँ पास क्या है भैया, जिसमें ये जो शंकर पौधे हैं, शंकर पौधे हमने ले लिए। क्या किया भैया, शंकर जो पौधे हैं वो हमने ले लिए, और इनका हम लोग क्या कराएंगे भैया, क्रॉस कराएंगे। इनका हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे किसी जनक के साथ, किसी जनक के साथ। अब वो जनक या तो प्रभावी हो सकता है या तो अप्रभावी, कोई भी ले लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी चलेगा। तो प्रभावी लो या अप्रभावी लो, और हम कराते हैं, तो इस क्रिया में जो यहाँ पर संकरण होगा उस क्रिया को हम कहते हैं बैंक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैंक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक क्रॉस कहते हैं। तो सिंपल सा था, यहाँ पर देखो इसका उपयोग उपयोगी लक्षण को जनकों से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो आएगा वो है टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या है, एक तरह से चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी का जो है, देखो जब प्रथम पीढ़ी के विषम युग्मजी जो पौधे का संकरण केवल एक ही मतलब कि अप्रभावित जनक से कराया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस होता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से ना हम चेक कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि यार हम करा के देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी का एक विषम युग्मजी पौधा ले लेते हैं, विषम युग्मजी, और हम क्या करते हैं, एक जनक जो है, जो कि क्या है अप्रभावी, उसके साथ हम लोग संकरण उसके साथ क्रॉस करा के देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं। तो वही चेक करने वाला जो होता है उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या भी है, अज्ञात फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उनका अनुपात पूछा जाएगा, तो वो रेशियो 1:1 का होने वाला है, 1:1 का होने वाला है। आगे बढ़ते भैया जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पास टॉपिक है वो यहाँ पास है व्युत्क्रम संकरण। क्या है, व्युत्क्रम संकरण, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यहाँ पास आई थिंक आया हुआ था ये। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, नाम देखो क्या है भैया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब कि एक तरह से पलट देना या फिर वापस से रिपीट कर देना, ऐसा कुछ हो रहा है, नाम से इस प्रकार व्युत्क्रम हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हम ना जो नर होता है, जो मादा होता है, उन दोनों को चेंज कर देते हैं, उन दोनों को चेंज कर देते हैं और संकरण कराते हैं। ठीक है, 2 तरह के संकरण कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, नर को नर ही लेंगे, मादा को मादा ही लेंगे, और दोनों का संकरण कराएंगे, ये पहला था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नर को मादा में चेंज कर देंगे, मादा को नर में चेंज कर देंगे। मतलब उनका जो वैल्यू होगा यहाँ पर जो हम दर्शाएंगे वो चीज़ें चेंज करेंगे, और फिर हम यहाँ पर संकरण कराएंगे। तो जैसे प्रथम संकरण हम कराएंगे, तो जनक में क्या करेंगे, ए जो है उसको नर ले लेंगे, बी को मादा ले लेंगे, और यहाँ पर संकरण करा देंगे। ठीक है, नॉर्मल से जैसा भी संकरण होता है होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपना नर की जगह मादा लेंगे और बी को हम ले लेंगे नर। जब ऐसा हम करेंगे ना, तो इसमें कुछ बदलाव आएगा। क्या आएगा, कुछ बदलाव आएगा लिंग में, यहाँ पर बदलाव करने के कारण कुछ बदलाव आ रही है। और उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यह है जांचने के लिए है कि लक्षण का जीन जो है ऑटोसोम यहाँ पर क्या है, ऑटोसोम पर है या लिंग सूत्र पर है। सो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में पता लगाते हैं कि वो ऑटोसोम है या लिंग सूत्र है, उनके बारे में यहाँ से हम पता लगाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड देखोगे तो भाई PYQ अगर आप देखोगे ना, तो हर साल कुछ ना कुछ एक ना एक टॉपिक तो पूछा ही गया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक भी टॉपिक पूछा नहीं गया है। ये 5 से 6 सालों में जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, कभी ना कभी आया ही आया है, 1-2 बार आया है या उससे ज़्यादा बार भी आया है। ये टॉपिक तो भाई 3 से 4 बार आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास है सहप्रभाविता क्या होता है, फिर यहाँ पास उसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता। तो साफ प्रभावितता क्या होता है, तो वह स्थिति जिसमें F1 पीढ़ी के संकरण में दोनों जनकों के एलील बिना एक दूसरे को प्रभावित किए समान रूप से एक साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो भैया वो क्या होते हैं, सब प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में AB O जो रक्त समूह है वो एलील IA और एलील B दोनों के साथ में AB रक्त समूह बनाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर क्या है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है भैया, प्रभावित किए गए समान रूप से एक साथ जो है अभिव्यक्त होते हैं, एक साथ ही यहाँ पर क्या आते हैं भैया, अपने यहाँ पर जो एलील वगैरह है वो यहाँ पर आते हैं।
ठीक है। अगले यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है। अब इसमें क्या है, जब दो विपरीत लक्षण यहाँ पर शुद्ध जनक, जब दो विपरीत शुद्ध जनकों के बीच संकरण गाया जाता है तो F1 पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी है, में कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों जनों का एक ही मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। मतलब कोई प्रभावी नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पर अप्रभावी होता है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है भैया, मध्यवर्ती के रूप में यहाँ पर जो हमें लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो अनुपात है इसका। फिनोटाइप और जीनोटाइप का यहाँ पर क्या आपको रेशियो पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा। तो 1:2 और रेशियो 1 यहाँ पर होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट था, अच्छे से यहाँ पर नोट कर लिया सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक और। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा टॉपिक होने वाला है शालंगता। क्या है? शालंगता। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित जीनों की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वे कोशिका विभाजन के समय एक दूसरे से पृथक हुए बिना एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। पर इसमें एक भी यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथक नहीं हो रहे, टूट नहीं रहे, अलग अलग यहाँ पर नहीं हो रहे, एक साथ ही जा रहे हैं। जब एक साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, जीन जा रहे हैं, मतलब एक तरह से लक्षण जा रहे हैं गुणसूत्र में होके, तो वो शालंगता कहलाएगी। बट वही अलग अलग चला जाता है, सो यहाँ पर उसका सिद्धांत बताया, उसका अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण है, अपूर्ण है, सो उनके रूप में भी उसे बांटा गया है। तो हम उसके सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत ये क्या बोलता है? सिद्धांत हमें बोलता है शालंगता जीन एक ही गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में विस्तृत होता है। मतलब कि जो यहाँ पास क्या हो रहा है भैया, जीन जो होंगे ना, वो मान लीजिए गुणसूत्र है तो उसमें एक ही यहाँ पास क्या होगा भैया, रेखा में क्या होंगे भैया, एक तरह से स्थित होंगे। फिर दो जीनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उसके बीच संलग्नता उतनी ही अधिक होती है। तो बताया गया है कि अगर दोनों के बीच में अगर दूरी है वो कम होती है तो भैया संलग्नता की जो अधिकता है वो मतलब मजबूती है वो क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी, वो ऐसा बताया गया है। इसके अगला देखते हैं, मतलब वो है भैया पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता क्या होता है। तो पूर्ण संलग्नता क्या कहता है, जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक दूसरे से इतने निकट होते हैं कि उनके बीच अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय नहीं होता है तो वे पीढ़ियों तक एक साथ वंशागत होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है भैया, पूर्ण संलग्नता कहलाते हैं। अगला यहाँ पर पढ़ते हैं वो है अपूर्ण संलग्नता क्या होती है। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के बीच की दूरी अधिक होती है जिसके कारण जीन विनिमय होने से वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संतान में नए क्या है, पुनर्योजन बनते हैं, मतलब एक तरह से वापस वो रिक्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा ड्रोसोफिला के बारे में बताया गया है। ड्रोसोफिला का एग्जांपल जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है इस चैप्टर में, और इसके अगले चैप्टर में भी पूछा जाता है ड्रोसोफिला के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। सो देखो यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर क्या ना, पूरी की पूरी थ्योरी है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा थ्योरी है। आपको मैंने बोला ना कि कॉपी निकाल लो यार, कॉपी निकालने के बाद टॉपिक का नाम लिखो और जो मैं मतलब ऐसा लिखा हूँ वो चीज़ें लिखो। अगर आपको समझ के लिखना है तो अपने वर्ड से लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम आएगा ना तो आपको यही सारी चीज़ें बतानी होगी। 2 नंबर में आपको ज़्यादा जो है वो लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, इतनी ही चीज़ें लिखनी होती है। और मैंने ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए लाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर एकदम बेसिक से पढ़ूंगा बोलेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और भाई टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, जल्दी जल्दी आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप टाइम दीजिए। भाई कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं देना आपको, ठीक है, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं देना चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पास क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देना है, क्वेश्चन रीडिंग में टाइम देना है, बुक रीडिंग में टाइम देना है। ओके, सो हम यहाँ पर जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो चैप्टर है अपना। ओके, सो यहाँ पर अगला टॉपिक है वो है रूपांतरित जीन्स। रूपांतरित जीन क्या है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है जीन्स को। जो जीन होते हैं जीन्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, या तो उसको काट देंगे, उसमें कुछ और जोड़ देंगे, किसी और का जीन जोड़ दिए, और देखेंगे उसमें लक्षण क्या आ रहा है। तो ये कब किया जाता है, जब हो सके तो भाई कुछ चीज़ की कमी है शरीर में तो देख किया जाता है, या चेक करना होता है तो किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेक करने के लिए, कुछ बीमारियों को पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो, वे जिन जो स्वयं किसी प्रत्यक्ष बाह्य लक्षण के उत्पन्न नहीं कर पाते लेकिन किसी अन्य मुख्य जिन की अभिव्यक्ति की तीव्रता को घटा या बढ़ा देते हैं, रूपांतरित जीन्स कहलाते हैं। मतलब वही है, मान लीजिए अगर आपके अंदर में कोई जीन्स है, ठीक है, मान लीजिए कैंसर जीन वगैरह नहीं है, कुछ कोशिकाएं वगैरह नहीं है, सो उनके लिए हम रूपांतरित जीन्स डालेंगे और वो थोड़ा चेंज करेगा, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डालेगा। तो ऐसे करके ना जिसकी कमी होती है वो दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ की। सो यहाँ पर से रूपांतरित जीन्स के बारे में अगला बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर से वो बिंदु उत्परिवर्तन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। डीएनए अणु के किसी एक विशिष्ट स्थान पर
स्थित केवल एक क्षार युग्मक, क्या क्षार युग्म के परिवर्तन, विलोपन या प्रतिस्थापन के कारण होने वाले आनुवंशिक बदलाव को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। सो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दातव्य कोशिकाएं अरक्तता, जिसमें क्या है ग्लूटामिक अम्ल और का क्या स्थान वैलेंस से होता है। एक सेकेंड यार, यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, एग्जाम्पल में आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। बाकी आप ये जो परिभाषा है वो एक बार यहाँ पर देख सकते हो। परिभाषा में क्या बोला गया है, डीएनए अणु के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केवल एक क्षार युग्म, ठीक है, पेयर के परिवर्तन, विलोपन या प्रतिस्थापन के कारण होने वाले आनुवंशिक बदलाव को यहाँ पर क्या कहा जाता है, बिंदु परिवर्तन कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। अपने सिंड्रोम मदर की बीमारी एक तरह से बोल सकते हो, तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में है। इसमें होता क्या भैया, एक यहाँ पर क्या होता है ना, आपको पता है गुणसूत्र के बारे में, ठीक है, गुणसूत्र के जोड़ के बारे में, तो यहाँ पर उसी के रिलेटेड यहाँ पर डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक अनुवांशिक विकार है जो मनुष्य में 21वें जो जोड़े हैं, मतलब जो गुणसूत्र के जोड़े हैं 21वें, ठीक है, कई गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़े जाने के कारण होता है। मतलब क्या होता है, देखो आपको ये तो पता है भाई, हमारा जो गुणसूत्र है, ठीक है, वो पेयर में होता है, मतलब कि एक पेयर एक जोड़े में होता है, ठीक है, जोड़े युग्म होता है, पेयर में होता है। तो अगर यहाँ पर जो 21वां हमारा गुणसूत्र का पेयर है, उसमें अगर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या आ जाता है भैया, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, मतलब 2 की जगह 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, टोटल यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक विकार आता है, एक यहाँ पर रोग आता है समझो, जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये होने से ना भाई बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे छोटा कद हो जाना, गोल चेहरा हो जाना, मोटी जीभ हो जाना, हथेली में क्या भैया शिमी आ जाना, मतलब झुर्रिया जो है वो भी आ जाना। तो काफ़ी सारे यहाँ पास क्या होते हैं भैया, यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो है वो 3 नंबर के टॉपिक से स्टार्ट हो चुके हैं। सो हम यहाँ पास थोड़े ही टाइम में चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। अब ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब देखा जाए तो भाई जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 3 नंबर में सभी में लाया हूँ। इसके अलावा आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन क्या बोलेगा 3 नंबर में, देखो 100% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थोड़े बहुत चेंज होंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ समझा देता हूँ, देन उसका क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई जो जीन्स होते हैं ना, वो किस रूप में जाते हैं, युग्मक के रूप में जाते हैं। किस रूप में, युग्मक के रूप में जाते हैं। पहले अगर हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे मादा और नर ले लेते हैं, तो इनमें जो गुणसूत्र है वो सिंगल सिंगल निकलेगा। जैसे एक्स एक्स है तो यहाँ का जो युग्मक है वो एक्स होगा, और यहाँ का युग्मक देखोगे तो एक्स और वाई दोनों ही होने वाले हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बच्चे पैदा ना एक तरह से ऐसा बोला जाता है ना, कि मतलब उसमें देखा जाए हमारा सोसाइटी वगैरह, हमारा जो समाज है वो बोलता है अगर लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ है, तो उसका जो जिम्मेदार है ना वो माता को दिया जाता है, माँ को दिया जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखो जो लड़कियां होती है ना, उनका कुछ होता है एक्स एक्स है, तो किसी भी कंडीशन में देखो एक ही युग्मक जाएगा, एक्स ही जाएगा, दूसरा भी जाएगा तो वो भी एक्स ही जाएगा, ठीक है, एक्स ही जा रहा है। लेकिन पुरुष के पास एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है। अगर एक्स जाता है तो लड़की हो जाएगी, वाई जाता है तो लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा समाज बोलता है ना कि लड़कियों में यहाँ पर क्या है भैया, दोष दिया जाता है लड़कियों को कि तुमने लड़की पैदा कर दिया, लड़का पैदा कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए था ऐसा। तो दोष ना भाई महिलाओं को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए बायोलॉजी टर्म में, तो यहाँ पर जो दोष होगा ना वो पुरुष के ऊपर में होने वाला है, क्योंकि उसके पास युग्मक 2 है, दोनों ही अलग अलग युग्मक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बच्चे चेंज होते हैं, मतलब उनका जो जेंडर है वो चेंज होता है। ओके, सो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि जो नर है उसमें 2 युग्मक आएगा। और यहाँ पर आप ध्यान से जो है ना, तो यहाँ पर आपको एक्स के ऊपर में एच भी देखने के लिए मिला होगा। ये एच का प्रतीक जो है ना वो बताता है कि यहाँ पर जो है ना वो हीमोफिलिक होता है। क्या होता है? हीमोफिलिक होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक हीमोफिलिक पुरुष एक सामान्य स्त्री के साथ विवाह करता है तो उत्पन्न संतानों की वंशगति कैसे होगी, आपको आलेख चित्र के माध्यम से बताना है। ओके, आलेख चित्र के माध्यम से बताना है, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं मादा जो कि एक्स एक्स है, ठीक है, हम पुरुष ले लेते हैं जो कि एक्स और वाई है, और यहाँ पास बोला है हीमोफिलिक। क्या बोला है? हीमोफिलिक। जब भी हीमोफिलिक बोला जाता है तो यहाँ पास एक्स लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एच लिख देंगे। अगर वहीं पर मादा में हीमोफिलिक होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते? एच लिख देते। जब भी हीमोफिलिक आएगा तो एच जो है वो एक्स के ऊपर में होगा, एक्स के ऊपर में होगा, वाई के ऊपर में नहीं, एक्स के ऊपर में होगा। अब क्या करेंगे भैया, दोनों का संकरण कराते हैं। क्या करते हैं? दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ से युग्मक जाएगा जो कि एक्स जाएगा, यहाँ से युग्मक क्या जाएगा भैया? एक्स एच जाएगा, और वाई भी जाएगा, दोनों ही जा रहे हैं। अब जब हम इनका और इनका जो है, ठीक है, यही डायग्राम बताता हूँ। अब जब हम इनका इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा? एक्स
और x क्या h हो जाएगा, दोनों का सेम ही है, डायरेक्ट दिख रहा है। अब जब यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर जो डॉटर हुआ है मतलब जो बेटी हुई है वो कैसे हो रही है, h है मतलब कि यहाँ हीमोफिलिक, यहाँ पास क्या होगी भैया, महिला होगी मतलब स्त्री होगी, लड़की होगी, हीमोफिलिक लड़की होगी, ठीक है। अब इसका हम लोग फिर किसके साथ कहेंगे, इसके साथ तो एक्स वाई होगा, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है भैया, लड़का है मतलब कि सन है, तो सन नॉर्मल यहाँ पास होगा। तो ऐसे ही आपको बताना होता है कि ये होने वाला है, ऐसे ही आलेख में आपको बताना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक हीमोफिलिक वाहक महिला, यहाँ पास क्या है, महिला को ले जा रहे हैं हीमोफिलिक का विवाह जो सामान्य पुरुष से कराया जाता है, तो उसमें जो संतान है उनकी वंशागति रेखा जो चित्र है वो हमें बताना होगा। हम क्या करेंगे भैया, वही एक्स एक्स ले लिया और हमने क्या लिया भैया, एच ले लिया हीमोफिलिक का, इसमें नॉर्मल हमने पुरुष ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भैया दो युग्मक निकालेंगे, क्यों, दोनों में यहाँ पास क्या है हीमोफिलिक है, तो दो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स और एक्स एक्स ले लेते हैं और एक्स वाई ले लेते हैं। जब इसका इसका जो है हम कराएंगे इसके साथ, तो पहले होगा भैया एक्स एक्स बनेगा, फिर इसी का हम कराएंगे इसके साथ तो एक्स वाई बनेगा, मतलब कि यहाँ देखो यहाँ पर लड़की बनेगी जो कि सामान्य है, लड़का बना है जो कि सामान्य है। फिर हम क्या करेंगे, इसका और इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पास हीमोफिलिक क्या बन रही है, लड़की बन रही है, और जब इसका वापस से इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पास भी लड़का बनेगा लेकिन हीमोफिलिक लड़का बनेगा। तो यहाँ पास प्रतिशत देखो सामान्य सामान्य दो बने 50-50 25-25, और यहाँ पर जब भैया हीमोफिलिक लड़का और लड़की बने 25-5, मतलब 4 तो 25-5 में हमने इसे डिवाइड किया, तो ये प्रश्न भी आपको लिखना होगा। 3 नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस आलेख आपको बनाना होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्णाभ वाहक स्त्री का विवाह कराते हैं। अब वहाँ पर हीमोफिलिक था, यहाँ पास क्या है भैया, यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्णाभ वाहक है, वर्णाभ वाहक। जब ये वर्णाभ वाहक मिलेगा तो वहाँ एच की जगह हम लोग यहाँ पर सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, मतलब यहाँ पास क्या भैया एक्स इसके ऊपर में सी लगेगा, कब, जहाँ पर वर्णाभ के बारे में बात किया जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही सारी चीजें एक्स एक्स सी ले लेते हैं और एक सामान्य हम पुरुष ले लेते हैं। अब इसमें से हम लोग युग्मक निकालिए, फिर इसका जो है सबसे पहले हम इसके साथ कराएंगे, फिर इसका जो है इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ऐसे करके हम यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो हमें यहाँ पर सामान्य एक मिल रहा है लड़की, एक सामान्य लड़का मिल रहा है, और दो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, असामान्य मतलब वर्णाभ, यहाँ पर लड़की और लड़का मिल रहे हैं। ये 50% ले सकते हो या फिर 25% इसको भी ले सकती हो, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, एक वर्णाभ जो महिला है उसका विवाह जो है हम लोग वर्णाभ पुरुष से, मतलब दोनों ही वर्णाभ हो जाते हैं। अब जब दोनों ही वर्णाभ है तो क्या भैया यहाँ पर सामान्य, यहाँ पर कोई पुत्र या पुत्री बनेगा, तो हाँ जी यहाँ पर एक जो है सामान्य पुत्र बनने वाला है, ठीक है। जब यहाँ पास क्रॉस कराओगे, जब आप यहाँ पास क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने से आपको यहाँ पास एक सामान्य पुत्र मिलेगा, और बाकी यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पास वाहिक पुत्र मिलेगी, वर्णाभ पुत्र मिलेगी, और वर्णाभ यहाँ पास पुत्र मिलेगा। इसका अगला देखते हैं जो कि लास्ट यहाँ पास होने वाला है, और इसमें भी आपको क्या करना है, हीमोफिलिक वाहक जो महिला है उसका विवाह हीमोफिलिक पुरुष के साथ कराना है, मतलब दोनों ही जो यहाँ पास हीमोफिलिक है, मतलब दोनों के ऊपर में एच होने वाला है। जब दोनों ही कराओगे आप तो यहाँ पास एक ही यहाँ पर जो पुरुष है वो सामान्य मिलने वाला है, और बाकी सभी के सभी हीमोफिलिक मिलेंगे और हीमोफिलिक मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से क्रॉस कराना होता है, संकरण कराना होता है। आई थिंक आपको समझ में आओगे, ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें क्या थी भैया, पूरी की पूरी थ्योरी थी, इसमें क्या थी, पूरी की पूरी थ्योरी थी। आपको बस थ्योरी पढ़ना था, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए, ठीक है, ये सभी के सभी टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। नोट्स भाई, नोट्स में ये सारी चीज़ लिख लो, कंप्लीट कर लो, अच्छे से हो जाएगा। एंड आई थिंक आपको उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। 7 मार्क्स पक्के यहाँ से मिल जाएंगे, 1 नंबर वाले भी यहाँ पर हमने पूरे कंप्लीट किए, मतलब 2 नंबर के अंदर में ही सारे टॉपिक्स हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर भी यहीं से आ जाएगा। 3 नंबर के लिए मैंने बता दिया, ग्रांटेड 3 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना ईजी था, देखो कितना ईजी तरीके से हमने 3 नंबर जो ऐसे ले लिया, 2 नंबर भी ले लिया, इतने सारे भाई परिभाषा हमने पढ़ी है, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा एकदम आराम से, 1 नंबर भी मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, सो वो भी बन जाएगा। बाकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन किया, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब अगला जो लेक्चर है भैया बायोलॉजी का, वो कुछ दिनों बाद आ जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है भर भर के कर सके और अपना जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सके। अभी तिमाही द्वादशिक भी होने वाला है, टाइम टेबल आई थिंक आ चुका होगा आपके स्कूल में। सो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप ये मत सोचना कि सिर्फ बोर्ड के लिए हमें प्रिपेयर होना भाई। अगर आपका तिमाही और द्वादशिक में अच्छा मार्क्स आएगा ना, तो मोटिवेशन ऐसे ही आता जाता है। सो मोटिवेट आपको होते रहना है। मोटिवेट जो है समय के साथ आपका जो मोटिवेशन है ना, वो यहाँ पास रहना चाहिए। ये नहीं कि आई मोटिवेशन जो है ऐसे ग्राफ की तरह पहले यहाँ पास था, एक सेकंड मेरा कर्सर भी गायब हो गया, चलो ऐसा नहीं कि पहले ऊंचा था आपका मोटिवेशन और फिर नीचे हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मोटिवेशन जो है आपका एकदम इक्वल होना चाहिए। अच्छे से बोर्ड एग्जाम तक मोटिवेट रहिए, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हम केमिस्ट्री का ही क्लास ले लेते हैं। फिजिक्स के लिए भाई मैंने बोला था स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।